हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनंत शर्मा। बच्चों, आपके बहुत सारे मैसेज मुझे मिल रहे थे व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर पे। आप लोगों की बड़ी डिमांड है कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप एमएसटी बनाओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो बच्चों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम हो, आयनिक इक्विलिब्रियम हो या मोल कॉन्सेप्ट हो, इन सभी में बेटा एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट काम आता है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो बहुत ज़बरदस्त काम आता है, और वो है कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। अगर आपने एन फैक्टर कैलकुलेशन कर लिया तो आपके चार पांच टाइप के क्वेश्चंस तो वैसे सॉल्व होते हैं। अब एन फैक्टर कहाँ कहाँ काम आने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। एन फैक्टर से बच्चों, एक तो आप किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हो। इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ग्राम मोलर मास में आप डिवाइड कर दो किससे? एन फैक्टर से, तो आपको इक्विवेलेंट मास गेन हो जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है आपको? या मोलर मास को डिवाइड कर दिया किससे? एन फैक्टर से, तो आपको कंपाउंड का क्या प्राप्त हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास। दूसरा, आपको एन फैक्टर का यूज जो होता है बच्चों वो होगा नॉर्मलिटी गेन करने में। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है आप जानते हो? मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। अगर आपको मोलरिटी दे रखी है और एन फैक्टर आपको आता है तो आप नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। इसकी भी सिंपल सी एमएसटी है, नमन, न मन। बात समझ आ रही है आपको? तीसरा और है, इसी से अगर आपको एन फैक्टर आता है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? मोल्स इनटू एन फैक्टर। बात समझ आ रही है आपको? आपको मोल्स कैलकुलेट कर लिया, उसमें एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाते हैं बच्चों। और ये वाला जो फॉर्मूला है इसी पे फैराडे रूल्स जो है ना लागू होता है बच्चों। इसी के साथ साथ इक्विवेलेंट जो कॉन्सेप्ट है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी एन फैक्टर पे ही डिपेंड करता है बच्चों। तो आपने देखा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप अच्छे से देख लेते हो तो आपके मोस्टली 3 या 4 क्वेश्चन तो बच्चों नीट और जेईई में आपके सॉल्व होंगे ही, ये तय है। अब एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो चीज़ बच्चों आपको आती है उनको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। एन फैक्टर अपन कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले एसिड के लिए। एसिड का जो एन फैक्टर होता है ये इक्वल होगा किसके बच्चों? एसिड के लिए जो एन फैक्टर होता है बच्चों वो इक्वल होता है किसके? वेसिसिटी के। वेसिसिटी का मतलब क्या है? कितने OH माइनस आयन को अट्रैक्ट करता है, या मैं कह सकता हूं H प्लस आयन, डोनेटिंग H प्लस आयन जो है डोनेटिंग नंबर ऑफ H प्लस आयन, H प्लस आयन जितने भी रिमूव करेगा वही उसका एसिड का क्या होगा बच्चों? एन फैक्टर होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे H2SO4 है, अगर ये रिएक्शन में दे रखा है तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसका एन फैक्टर देखते हैं। पर अगर ये रिएक्शन में नहीं है, डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है, तो आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका जो एन फैक्टर होता है बच्चों वो कितना होगा बच्चों? 2। क्यों? क्योंकि इसको जब डिसोसिएट करोगे तो 2H प्लस आयन और SO4 2 माइनस बनता है, तो कितने H प्लस आयन डोनेट कर रहा है ये? 2। तो इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है बच्चों? 2 है। बात समझ आ रही है आपको? इसी टाइप से देखो बच्चों, अगर आपको और जो इम्पोर्टेंट है नीट के हिसाब से बच्चों, यहाँ आके बच्चों कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि H3PO4, H3PO3, H3PO2, बच्चों इनके एन फैक्टर डायरेक्ट कई बार जो है ना नीट में पूछ लेता है कि इनके एन फैक्टर क्या होंगे। तो देखो, एन फैक्टर रिमूवल H प्लस आयन की संख्या के बराबर होना है। अब H प्लस आयन कौन रिमूव करेगा? जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन होंगे बच्चों।
एक्टिव हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। अब एक्टिव हाइड्रोजन कौन से होते हैं? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ अटैच रहते हैं। क्लियर है? अब वैसे तो इनका एन फैक्टर जानते ही हैं अपन, इसका एन फैक्टर कितना होता है? 3, इसका 2 और इसका 1। कैसे आया? इसके स्ट्रक्चर देखिए, पी। देखो किसी भी ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर बनानी है ना बच्चों, तो आप क्या करोगे, एक नॉन मेटल के साथ डबल बॉन्ड ओ तो अटैच कर दो, फिर बाद में जितने भी ऑक्सीजन है उनको अटैच करना है। कितने ऑक्सीजन है? 3, 1 2 3। बात समझ आ रही है आपको? अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अटैच करना है ऑक्सीजन के साथ। तो देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन है, H+ आयन के फॉर्म में निकलेगा। तो एक H+ यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 3। इसी टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बनाए, तो मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड O लगाओ, फिर ऑक्सीजन को अटैच करो, 1 2, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को अटैच कर दो पहले। अब हाइड्रोजन एक और बचा हुआ है, तो वो किससे अटैच होगा बेटा? फास्फोरस से। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहाँ कितने H+ आयन दे रहा है? 1 और ये 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका? 2। इसी टाइप से अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी भी स्ट्रक्चर देखिए, डबल बॉन्ड O एक लगा दिया, एक ऑक्सीजन और बचा हुआ है तो ऑक्सीजन अटैच कर दिया, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को अटैच कर दो। अब आपके पास हाइड्रोजन 2 और बचे हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया फास्फोरस से, तो कितने H+ आयन देगा? 1। तो इसका एन फैक्टर कितना है? 1। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट है, वो है बच्चों H3BO3 बोरिक एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो बोरिक एसिड अगर आप देखोगे तो बच्चों ये वैसे लुईस एसिड है, लुईस एसिड है। ये OH- आयन को अट्रैक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल से, और वाटर में जैसे इसको डिजोल्व करोगे तो बच्चों ये वाटर से OH- आयन को लेगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है BOH4- और H+। तो अब इसका एन फैक्टर कितना हो गया बच्चों? 1। देखो बोरिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है, पी ब्लॉक में है, और बच्चों की बार बार रिक्वेस्ट आ रही है कि सर पी ब्लॉक कब से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जैसे ही अपन उसको लाइव क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे पी ब्लॉक को। क्लियर है बच्चों? अब देखिए बेस की बात करें तो बेस के लिए एन फैक्टर क्या होता है? ये एसिडिटी के इक्वल है। एसिडिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये H+ आयन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और यानी OH- आयन को रिलीज करेगा। तो इसको मैं ये कह सकता हूं नंबर ऑफ डोनेटिंग OH- आयन। क्लियर है? NaOH है बच्चों, तो एन फैक्टर कितना है इसका? 1। बात समझ आ रही है आपको? पर ये तो आप जानते हो बच्चों, जो इंपॉर्टेंट केस है वो मैं आपको बता देता हूं। आपसे पूछा जा रहा है NH3 का एन फैक्टर कितना है बच्चों? तो NH3 को आप देखो वाटर में डिजोल्व करिए, तो वाटर में जैसे इसको डिजोल्व करोगे तो ये क्या बना देगा? NH4OH। अब यहाँ NH4OH है, इसका मतलब क्या है? ये एक OH- आयन, ये एक H+ आयन को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो बच्चों इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1। एक और इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन, NH2 हाइड्रोजन। बताओ बच्चों इसका एन फैक्टर कितना होगा? तो आपको दिख रहा होगा कि ये तो सर 2 H+ आयन को अट्रैक्ट कर सकता है, नहीं, इसका एन फैक्टर कितना होगा बच्चों? 1। क्यों? क्योंकि अगर इसने 2 H+ आयन को ले लिया मान लो, तो देखो NH3+ बनेगा बच्चों, और इधर भी क्या बनेगा? NH3+ बनेगा। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और पास पास हैं, तो रिपल्सन होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना होना है? 1। अब एन फैक्टर सॉल्ट के लिए डिस्कशन करें तो बच्चों सॉल्ट के लिए जो एन फैक्टर होता है, किसी भी सॉल्ट के लिए जो एन फैक्टर है वो होता है बच्चों LCM ऑफ चार्ज, LCM ऑफ चार्ज, या मैं कह दूं मॉडुलस ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज।
टोटल कैटाइनिक चार्ज, टोटल एनाइनिक चार्ज, इसको भी ऐसे बोल सकते हैं। जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस, बच्चों इसका एन फैक्टर मुझे देखना है। तो आपको पता है कि एल्युमिनियम है +3 स्टेज में है और सल्फेट -2 में है, तो एलसीएम ऑफ चार्ज कितना हो गया इसका 6। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया बच्चों 6। मैंने बोला आपको टोटल कैटाइनिक चार्ज भी बोल सकते हैं। तो कैटाइनिक चार्ज कितना है 3, पर कितने हैं बच्चों इसमें एल्युमिनियम 2, तो 2 × 3 करेंगे तो कितना आएगा 6। बात समझ आ रही है आपको। इसी टाइप से एन फैक्टर अगर अपन रेडिकल्स के लिए निकालें, रेडिकल्स का मतलब होता है आयनिक स्पीसीज, कैटाइनिक और एनाइनिक, इनके लिए भी क्या होता है, ये मॉड्यूलस होगा चार्ज के, इनका भी एन फैक्टर किसके इक्वल होना है बच्चों, चार्ज के इक्वल होना है। अब जैसे NH4+ है बच्चों, इसका एन फैक्टर कितना है 1। H2- है, कितना एन फैक्टर आएगा बच्चों इसका 2। S2- है। Cl- है, कितना एन फैक्टर आएगा बच्चों 1। यानी एन फैक्टर में कभी प्लस माइनस नहीं आते हैं। क्लियर है बच्चों। रेडिकल्स अपन ने देख लिए हैं। नेक्स्ट एन फैक्टर जो बच्चों अपन निकालेंगे एटम्स के लिए, पर ये एटम्स के लिए अगर अपन निकाल रहे हैं तो बच्चों ये बात ध्यान रखना, या तो ये कंपाउंड के फॉर्म में होंगे या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तभी एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है आपको। अब एटम्स के लिए अगर अपन देखें तो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उनका एन फैक्टर कितना होता है बच्चों 1। एन फैक्टर 1 हो सकता है, या एटम्स के लिए मैं एन फैक्टर को क्या बोल सकता हूँ बच्चों, वैलेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं, वैलेंसी भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ए की वैलेंसी कितनी होती है +1, तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका 1। सेकेंड ए के लिए कितना होगा बच्चों 2। थर्ड ए के लिए बच्चों एन फैक्टर कितना हो गया 3। फोर्थ ए कार्बन फैमिली के लिए कितना होगा वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर 4। फिफ्थ नाइट्रोजन फैमिली, निकोजन जिसको बोलते हैं, उसके लिए एन फैक्टर कितना होगा बच्चों 3। बात समझ आ रही, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों -3, तो एन फैक्टर कितना हो गया 3। सिक्स्थ ए की कितना होगा बच्चों एन फैक्टर, ऑक्सीजन के लिए चैल्कोजन जिसको बोलते हैं 2, और सेवंथ ए हेलोजन के लिए कितना होगा बच्चों 1। बात समझ आ रही है आपको। इसी टाइप से एन फैक्टर अगर अपन कैलकुलेट करें पॉली एटॉमिक फॉर्म में, जैसे P4 है बच्चों, इसी टाइप से Cl2 है, O2 है, इनका एन फैक्टर देखेंगे तो मैंने आपको बोला कि एन फैक्टर हमेशा किस में ले लेंगे बच्चों, केमिकल रिएक्शन में। अब देखो कैसे बच्चों, Cl- है, ये चेंज हो रहा है Cl2 में। Cl- किस में चेंज हो रहा है Cl2 में। तो आप देख रहे हो ये 0 है बच्चों यहाँ, तो देखो कितना चेंज आया 1 का, पर Cl यहाँ कितना है 1, तो इंटू 1, तो E ये हो गया 1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर तो कितना हो गया 1, एन फैक्टर 1 हो गया। पर मुझे Cl2 का फाइंड आउट करना है, तो Cl2 में देखो Cl2 0 से 1 हो रहा है, पर Cl कितने हैं यहाँ 2, तो इंटू 2 करेंगे तो कितना आ रहा है 2, यानी इसका एन फैक्टर कितना हो गया बच्चों 2। बात समझ आ रही है आपको। चलो एक और देखो, P4 है बच्चों, ये अगर pH3 में चेंज हो रहा है, P4 किस में चेंज हो रहा है pH3 में चेंज हो रहा है, तो देखो यहाँ 0 है बच्चों, और यहाँ कितना हो गया -3, कितना चेंज आया बताओ 3 का। कितने फास्फोरस हैं 4, तो इंटू 4 करेंगे तो कितना आ रहा है बच्चों 12, यानी इसका एन फैक्टर तो कितना हो गया, इसका एन फैक्टर तो कितना हो गया 12, और ये फास्फोरस इसमें चेंज हो रहा है, तो कितने का चेंज है 3 का, और फास्फोरस 1 है, इंटू 1 करेंगे तो कितना आ रहा है 3, तो इसका वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर कितना है बच्चों 3।
नीट के हिसाब से, जेई के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आता है बच्चों इसमें। N2 है, ये चेंज हो रहा है बच्चों किसमें, NH3 में। अब इसमें देखो नाइट्रोजन का एन फैक्टर कितना है, 0 है बच्चों। यहाँ कितना है, -3। कितना चेंज आ रहा है, 3 का, 0 से -3, 3 का चेंज है। पर नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ, 2, तो इंटू 2 करेंगे तो ये हो गया क्या, 6। तो यहाँ इसका एन फैक्टर कितना है, 6। मैं NH3 की बात करूँ तो NH3 को इधर लेके आओ तो कितना चेंज आ रहा है, 3 का, पर नाइट्रोजन 1 है तो इंटू 1 कितना आ रहा है बच्चों, 3। यानी इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 3। क्लियर है बच्चों, बात समझ आ रही है आपको? यहाँ तक आपको समझ में आया हो बच्चों? इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है और विद इन सेकेंड आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। कैसे, देखो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है, नीट और जेई के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जा रहा है SO2, SO3 और CO2, बच्चों इनका एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैंने बोला है कि एन फैक्टर हमेशा केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपन फाइंड आउट करते हैं। अब इनका एन फैक्टर देखेंगे तो आपको पता है ये नॉन मेटल्स है सारे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो एसिडिक नेचर होती है बच्चों इनकी। तो एसिडिक नेचर है तो इनका जो एन फैक्टर है ये इनकी बेसिसिटी के इक्वल होना है। अब एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? देखो इनकी रिएक्शन करा दो आप वाटर मॉलिक्यूल से, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन, यानी वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर दो तो ये क्या हो गया, H2SO3। तो बताओ कितना है वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर आया है इसका, 2। 2H+ आयन डोनेट कर सकता है। इससे को भी आप वाटर से रिएक्ट करा दो, यानी वाटर इसमें ऐड कर दो तो ये हो गया H2SO4। अब इसमें कितने H+ आयन दे सकता है, 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2। इसमें भी आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो बच्चों तो ये हो गया H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और इसका एन वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर कितना हो गया, 2। फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। अब बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों जिसको आपको देखना है किस तरह से अगर अपन एन फैक्टर और चेक करें तो वो है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और वो है बच्चों एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इनके लिए अगर अपन देखेंगे तो एन फैक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से रिडॉक्स रिएक्शन में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज केमिकल सेल आने वाला है जो मोस्टली किस पे डिपेंड करता है बच्चों, एक रिडॉक्स सेल होता है तो उसमें भी एन फैक्टर की कैलकुलेशन बड़ी काम आने वाली है। टाइटेशन में भी बड़ी काम आती है बच्चों। अब किस तरह से देखिए, इन दोनों की कंडीशन में एन फैक्टर जो होता है बच्चों वो सिंपल है, टोटल पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन स्टोइक्योमेट्री कोफिशिएंट। ये फॉर्मूला आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब कैसे देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि MnO4 माइनस है, ये एसिडिक मीडियम में चेंज हो रहा है बच्चों Mn2+ में। तो देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +7। +7 से बच्चों कितना हो रहा है, कितना चेंज आ रहा है, 2 हो रहा है, तो 5 का चेंज आ रहा है बच्चों। कितने का चेंज आ रहा है, 5 का चेंज आ रहा है। Mn यहाँ 1 है तो इंटू 1 करेंगे तो क्या आ गया बच्चों, 5। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है बच्चों, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है या एन फैक्टर कितना है, 5। वहीं Mn से मैं इधर बात करूँ तो Mn2+ जो है वो +7 में चेंज हो रहा है तो ये भी 5 का चेंज है, इंटू Mn 1 है तो ये 5 हो गया बच्चों।
तो इसका भी n फैक्टर कितना है, 5 है। बात समझ आ रही है आपको। इसी टाइप से देखो एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। ये एग्जाम्पल जो है ना कई बार जो बच्चों नीट में आ भी जाता है, और किस तरह से देखिए Fe2 प्लस ये फेरस ऑक्जिलेट है बच्चों, ये चेंज हो रहा है Fe3 प्लस और CO2 में। अब यहाँ n फैक्टर आप बताइए कि इसका n फैक्टर कितना है, इसका n फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए आप समझना, Fe2 प्लस है बच्चों, किस में चेंज हो रहा है, Fe3 प्लस में। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 1 का। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसमें, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन। बात समझ आ रही है आपको। तो यानी इसका n फैक्टर कितना हो गया, 1। इसी टाइप से C2O4 2 माइनस है, ये चेंज हो रहा है CO2 में, तो यहाँ +3 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ +4 है। कितना चेंज हुआ बच्चों, 1 का, पर कार्बन कितने हैं यहाँ 2, तो इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया, 2 का चेंज है। तो इसका n फैक्टर कितना हो गया बच्चों, 2। बात समझ आ रही है आपको। अब आप देखोगे तो यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एक तरीका से देखा जाए तो। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, 3। कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों, 3। एन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसका, 1। तो 3 इंटू 3/1 करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, 3। तो n फैक्टर कितना आया बच्चों इसका, 3। बात समझ आ रही है आपको। इस तरह से भी चेकआउट कर सकते हैं। कई बार n फैक्टर को ऐसे भी बोल सकते हैं, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। इसका एक और फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है देखो, इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितना भी टोटल चेंज होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, उसको ही उसका n फैक्टर कहते हैं बच्चों। इसके बिहाफ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो कई बार नीट और जेई में पूछ लेता है, और वो है बच्चों कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर फॉर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में कई बार पूछ लेता है कि भाई n फैक्टर कैसे काउंट करेंगे। बात समझ आ रही है आपको। अब देखो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और उसी एलिमेंट का क्या हो, रिडक्शन हो, तो उसको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। मैंने आपको अपनी MST में बता चुका हूं कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को। बात समझ आ रही है। अब देखो उसको, उस वीडियो, उस MST को एक बार और चेक कर लेना, तो आपको ये इसकी ट्रिक समझ में आ जाएगी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे होती है। अब इसमें कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें भी अप्लाइड कर सकते हैं। कौन सा, टोटल पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। कैसे देखो, Cl2 है बच्चों, किसमें चेंज हो रहा है, Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट और जेई में कई बार आ चुका है बच्चों। अब देखो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे भाई, Cl2 ही चेंज हो रहा है किसमें, Cl माइनस में। बात समझ आ रही है आपको। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। देखो कितना चेंज हो रहा है बताओ, Cl2 यानी 0 से -1 हो रहा है, तो 1 का चेंज है। कितने क्लोरीन है, 2, तो इंटू 2। बात समझ आ रही है आपको। तो ये एक तरीका से दिख रहा है कि Cl2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इसी टाइप से Cl2 ClO3 माइनस में चेंज हो रहा है, यहाँ इसका +5 है। कैसे, 6 में से 1 गया तो कितना बचा बच्चों, +5। 0 है, 0 से +5 है, तो 5 का चेंज है, पर क्लोरीन कितने हैं, 2, तो इंटू 2 करेंगे तो कितना आ गया बच्चों, 10।
ये 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब आपको दिख रहा है कि ये 10 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर रहा है, इस कंडीशन में आप देखोगे कि भाई अब इसका एन फैक्टर कितना है। तो देखो, जब भी आप इस तरह की रिएक्शन देखते हो तो इलेक्ट्रॉन को आपको कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना तो बनाए जा सकते हैं ना नष्ट किए जा सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना ज़रूरी है। तो कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो गया। बात समझ आ रही है आपको? अब आप देखोगे, अब अगर आप देखते हो तो ये 6Cl2 हो गया। इस 6Cl2 में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स का, 10 इलेक्ट्रॉन का। अब वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर क्या है बच्चों? एन फैक्टर टोटल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन या पार्टिसिपेटिव इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट कितना है इसका, 6। तो इसका कितना आया बच्चों, 5/3। बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस तरह से कई बार पूछ लेता है बच्चों। बात समझ आ रही है आपको? अब जब ये एमएसटी आपको समझ में आ चुकी है तो बच्चों नेक्स्ट एमएसटी मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आपको अपलोड करूंगा बहुत जल्दी। थैंक यू।